हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। हमने जो सीटीपी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी उसमें हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किए थे कुछ 10 टीचिंग मेथड डिस्कस किए थे और उसी को कंटिन्यू करते हुए उसकी एक सेकंड पार्ट भी मैंने कहा था कि बनेगा जो जिसमें हमने कुल अब 10 से 12 जो टीचिंग मेथड्स रह गए हैं हमारे वो डिस्कस करेंगे। टीचिंग मेथड्स तो बहुत हैं बट जो इतने हैं इतने इनफ हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इतने में से मतलब कि जो मेन पोर्शन निकल के आ जाता है उसमें से। और ये सिर्फ सीटीपी के लिए नहीं, बाकी भी जैसे टीचिंग की पेडागोजी है, चाहे मैथ्स है चाहे साइंस है, उसमें भी ये मतलब काम आते हैं कि पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि दिस टीचिंग मेथड वाज गिवन बाय हूम। ठीक है, नाम पूछ लिए जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं उन टीचिंग मेथड्स के रिलेटेड ही, कुछ उसके फीचर्स के बारे में या उसके करेक्टरिस्टिक्स पे। तो हम जो आगे हमारे जो टीचिंग मेथड्स बाकी रह गए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने 10 मेथड्स कर लिए थे जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो 11th मेथड है हमारा आज का फर्स्ट है, जो सबसे पहला मेथड है रोल प्ले मेथड। रोल प्ले मेथड है जो सबसे पहले तो इसमें नाम याद रखना जरूरी है कि ये किसने दिया था। दिस मेथड वाज गिवन बाय जेएल मोरेनो। ठीक है, जेएल मेरिनो। ठीक है, जेएल मेरिनो द्वारा ये मेथड दिया गया। ठीक है, और रोल प्ले मेथड से हम अब इसका जो वर्ड है रोल प्ले मतलब जो नेम है इसका रोल प्ले, हम उसे मतलब थोड़ा बहुत आइडिया लगाएं तो ये हो गया कि रोल प्ले करना है। ठीक है, रोल प्ले मतलब क्या, एक ड्रामा मतलब ड्रामेटाइजेशन करनी है जो। ठीक है, हमें इसकी क्या हो गया कि मतलब स्टूडेंट को कोई रोल या लर्नर है जो या इंडिविजुअल है उसको कोई एक रोल दे दिया गया, वो उस रोल को प्ले करेगा या टीचर एक रोल प्ले करके बच्चों को समझाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और करेक्टर जो हमने मतलब कि एक करेक्टर दे दिया है पर्टिकुलर, मान लो कि स्टोरी सुनाई हमने और बोला कि उस बच्चे को हाँ भी तूने ये वाला करेक्टर प्ले करना है, और मान लो कि मैंने एक स्टूडेंट को कहा कि हाँ भी जो टीचर तेरे को पढ़ाते हैं उनका रोल प्ले करो और पढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, जब वो मेथड यूज़ होगा तो उसे कहा जाता है रोल प्ले मेथड की मतलब कि हमें एक ड्रामा करके ड्रामेटाइजेशन करके जब हम किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं उस मेथड को कहा जाता है हमारा रोल प्ले मेथड। इसमें क्या होगा, इससे हमारी क्या होगी, एक तो जो बंदा बोल रहा है उसकी लिसनिंग स्किल्स हैं जो वो इम्प्रूव होंगी, और जो सुन रहा है उसकी स्पीकिंग जो बोल रहा है उसकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं इससे, लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं बच्चे की। ठीक है, लिसनिंग स्किल्स होगी, इमेजिनेशन। ठीक है, जैसे जैसे वो मतलब कि अपने करेक्टर में मतलब कि बोलने की कोशिश करेगा, उसको इमेजिन करने की कोशिश करेगा, या स्टोरी सुनाई गई है बच्चे को उसको वो इमेजिन करने की कोशिश करेगा, तो इससे इमेजिनेशन है। बच्चे की क्रिएटिविटी है कि उस रोल को प्ले कैसे करना है, उसमें वो अपनी क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करेगा, इससे क्रिएटिविटी की इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जो रोल प्ले मेथड है, इट वाज गिवन बाय जेएल मेरिनो। बेसिकली नाम याद रखने ज़रूरी हैं और कुछ कई बार पूछ लेते हैं कि हाँ भी इस फीचर पे बताओ कौन सा ये रोल मेथड है। ठीक है, तो नाम हमारा है जेएल मोरेनो और स्पीकिंग, लिसनिंग, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी है जो बच्चे की इंप्रूव होती है इससे। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हमारे पास आ गया जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ठीक है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है, ये किसने दिया था, ऑसबॉर्न ने दिया है। ठीक है, ऑसबॉर्न ने दिया है। ठीक है, अगर पूरा नाम तो AF ऑसबॉर्न है। ठीक है, एलेक्स ऑसबॉर्न है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड वाज गिवन बाय होम, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। AF ऑसबॉर्न है इसका नाम। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में अब क्या होता है कि एक बच्चे को मतलब कि मान लो कि सिचुएशन दे दी गई है। ठीक है, और उसको कहा गया कि ब्रेन पे जोर डालो और सोचो। ठीक है, कि उसका क्या हल निकलेगा, कि मान लो मैंने उसको एक प्रॉब्लम में डाल दिया कि हाँ भी एक बच्चा मैथ्स में फेल हो गया, तो बताओ उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, वो बच्चा अपने दिमाग पे जोर डालेगा और अलग अलग आइडियाज़ मतलब कि निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, अलग, और ये मेथड ना ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप्स में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, हो तो अकेले भी सकता है बट ग्रुप्स में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा इंडिविजुअल होंगे उतने माइंड से हमारे पास और उतने ही आइडियाज़ निकल के आएंगे हमारे पास। ठीक है, और हर कोई अपने ब्रेन पे जोर डालेगा, सभी का एक आइडिया तो निकल नहीं सकता। ठीक है, तो सबके अलग अलग आइडियाज़ निकलेंगे, तो ये ग्रुप्स में ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, और इन्होंने ये जो मतलब कि एक अपनी बुक लिखी थी इमेजिनिंग क्रिएटिविटी, शायद उसकी नाम पे बुक है ये, ऑसबॉर्न ने। ठीक है, ये बुक थी इसके नाम पे। ठीक है, इसमें यही बात की गई है कि इमेजिनेशन है जो बच्चे की वो इंप्रूव होती है, इससे क्रिएटिव बनता है, बच्चे की थिंकिंग है जो वो इंप्रूव होगी, अलग अलग आइडियाज़ आने शुरू होंगे उसको। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया बेसिकली ब्रेन पे जोर डाल के, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करके जब कोई मेथड सिखाया जाए, टीचिंग मेथड सिखाया मतलब पढ़ाया जाए बच्चे को, उसे कहा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट मेथड करते हैं हम
बेसिकली इतना है कि नाम याद रखने काफ़ी ज़रूरी है, बाकी तो इतना क्या ही नहीं पूछा जाता है, मतलब कि अगर कोई पूछा जाता है तो थोड़ा बहुत पूछा जाता है, नेम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्ले वे मेथड, ठीक है। इट वॉज गिवन बाय फ्रेडरिक फ्रोबेल, ठीक है, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दिया था। अगर बाई चांस पूछा जाए कि नाम पूछा जाए अकेला, तो वो हमारे पास है हेनरी कोल्डवेल कुक, ठीक है। जन्मदाता जो है वो प्लेवे मेथड के हैं जी फ्रेडरिक फ्रोबेल जी की, जिन्होंने मेथड, अगर नाम की बात करें हम सिर्फ, तो वो हेनरी कोल्डवेल कुक हैं। और बाद में इस मेथड को क्या कहा गया था, किंडरगार्टन मेथड भी बोल दिया गया था। और ये दिया गया था जो, मतलब कि ये वाला मेथड है जो 1835 में दिया गया था ये, ठीक है। ये ईयर याद रखना है 1835। किंडरगार्टन मेथड भी बोला जाता है इसको। इसमें इनका मेन कहना था कि बच्चे को खेल खेल में सिखाओ, ठीक है, कि फॉर्मली मतलब ज़्यादा प्रेशर डाल के नहीं, उसको जब खेल खेल में इनफॉर्मली तरीके से एक नेचुरल इन्वायरमेंट में रह के जैसे बच्चा सीखता है ना, कि वो बहुत ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू एक फॉर्मल वे से, मतलब कि एक हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में सीखता है, उससे ज़्यादा बेटर सीखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरलिज्म में बिलीव रखने वाले थे। ये कहते थे कि नेचुरल इन्वायरमेंट में रह के बच्चे को सिखाओ, ही विल लर्न मोर देन मतलब कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, ठीक है। नेचुरलिज्म को फॉलो करने वाले हैं ये फ्रेडरिक फ्रोबेल, जिन्होंने प्लेवे मेथड दिया और बच्चों को कहा कि खेल खेल में सिखाओ। उसके बाद इसका नाम जो है वो किंडरगार्टन मेथड भी कह सकते हैं हम इसको। किंडरगार्टन मेथड में ये कहा गया था कि जो स्कूल है या जो भी जहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो एक क्या है, वो बगीचा है बच्चों का, ठीक है। उसमें क्या कहा गया था, जो कि टीचर है, वो टीचर है जो वो एक माली का रोल प्ले करेगा, ठीक है। टीचर जो है गार्डनर का रोल प्ले करेगा और जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे वो प्लांट्स की तरह हैं, ठीक है। और क्या होगा कि वो प्लांट्स को मतलब कि जैसे जैसे पोषण, मतलब कि जैसे जैसे हम कहते हैं कि खाद डालना, पानी डालना, उसमें वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट्स को कैसे सिखाना है और धीरे धीरे उनको हेल्प करते करते उनकी जो डेवलपमेंट है वो करनी है। इस मेथड में प्लेवे मेथड कह सकते हैं या हम किंडरगार्टन मेथड कह सकते हैं। और ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है और इट वॉज स्टार्टेड इन जर्मनी, जर्मनी में स्टार्ट किया गया था। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था कि हाँ भी जो प्लेवे मेथड है इट वाज स्टार्टेड इन विच, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ था, जर्मनी में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 1835। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, फ्रेडरिक फ्रोबेल। अगर नाम के बारे में पूछे तो हेनरी कोल्डवेल कुक है। और इसको एक किंडरगार्टन मेथड कहा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि टीचर इज लाइक गार्डनर एंड स्टूडेंट्स आर लाइक प्लांट्स। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इन विच मेथड इट इज सेड दैट टीचर इज अ गार्डनर एंड स्टूडेंट्स आर लाइक प्लांट्स, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, ये किंडरगार्टन मेथड आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये प्लेवे मेथड और किंडरगार्टन मेथड आ गया हमारे पास और ये बहुत ही एक ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया बेसिकली कि ये नेचुरल इन्वायरमेंट ने नेचुरलिज्म को फॉलो करता है और ये कहा कि जितनी फ्रीडम बच्चों को दोगे उतनी बेहतर तरीके से वो सीख पाएंगे हम। फोर्टीन्थ हमारे पास आ गया मेथड जो है मॉन्टेसरी मेथड है जो, अब ये किसने दिया है, ये इजी है मतलब कि याद करना। मॉन्टेसरी मेथड डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है। अब इन्होंने भी यही बात की थी, ये भी एक नेचुरलिस्ट के हिसाब से बात करती है। इन्होंने भी कहा कि बच्चा जितना नेचुरल इन्वायरमेंट में रहेगा उतनी ज़्यादा वो उसकी जो मतलब सोचने की क्षमता है जो और इम्प्रूव होगी और उसकी जो डेवलपमेंट है बहुत अच्छे तरीके से होगी जब वो बच्चा नेचुरल इन्वायरमेंट में काम करे। ये भी नेचुरलिस्ट थी या नेचुरलिज्म में बिलीव रखने वाली थी ये, ठीक है। और अब ये है कि जो प्लेवे मेथड हमने लास्ट टाइम पीछे जो किया अभी, ठीक है, और ये भी सेम सा है कि इसमें भी यही बोला इन्होंने कि भी मतलब कि प्लेवे मेथड या ये कहें कि हाँ भी खेल खेल में बच्चे को सिखाओ, नेचुरल इन्वायरमेंट में रख के सिखाओ, ठीक है। तो बेसिकली इसमें डिफरेंस यही है कि वो जो प्लेवे मेथड या किंडरगार्टन मेथड है वो एक ट्रेडिशनल मेथड था, ठीक है। अब इसको थोड़ा वो उन्होंने एडवांस्ड किया था, ठीक है। पिछले मेथड को इन्होंने एडवांस्ड कर दिया थोड़ा, इसमें साइंटिफिक एटीट्यूड भी लाया इन्होंने और इन्होंने थोड़ा सा उसको एडवांस करके एक नया मेथड दिया जो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था, इसीलिए उस मेथड का नाम पड़ गया मॉन्टेसरी मेथड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था कि मॉन्टेसरी मेथड वाज गिवन बाय होम, ठीक है। तो ये हमारा एक मेथड ये हो गया।
नेक्स्ट मेथड है हमारा डाल्टन मेथड. इट वाज गिवन बाय हेलन पार्कहर्स्ट. दिस मेथड वाज गिवन बाय हेलन पार्कहर्स्ट. ये बहुत कंफ्यूजिंग सा है क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ भी ये डाल्टन मेथड है तो जॉन डाल्टन ने दिया होगा. क्वेश्चन पूछा जाता है जब ये उसमें जरूर ये मतलब कि जो ऑप्शन दिया जाता है वो एक जॉन डाल्टन दिया जाता है क्योंकि सबको बहुत जनों को ऐसा लगेगा कि हाँ भी ये वाला डाल्टन मेथड है तो जॉन डाल्टन ने दिया होगा. बट ऐसा नहीं है, ये बात याद रखना हमेशा. इट वाज गिवन बाय हेलन पार्कहर्स्ट. और ये एक डाल्टन जो नाम मेथड दिया गया ये एक यूएसए में, अमेरिका में एक जगह है उसके नाम पे ये वाला मेथड रखा गया, डाल्टन मेथड, विच वॉज गिवन बाय हेलन पार्कहर्स्ट. इसमें अब बेसिकली क्या बताया गया था, इसमें ये बताया गया था कि जब हम कोई भी असाइनमेंट दे रहे हैं बच्चे को, ठीक है, कोई भी असाइनमेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको मतलब कि डिवाइड करके दो कि हाँ भी टुकड़ों में बांटा जाए उसको. इसको ठेका विधि भी कहा जाता है हिंदी में अगर बात करें तो. ठेका विधि भी बोला जाता है. इसमें ये बात की गई थी कि जो असाइनमेंट्स हैं उसको डिवाइड किया जाता था, ठीक है, कि असाइनमेंट्स को डिवाइड करके देना चाहिए बच्चों को. वो इजीली मतलब उसको सॉर्ट आउट और उसको अच्छे से समझ सकते हैं जब उनको टुकड़ों में कोई मतलब कि बांट के एक बार फिर उसको बाद उसको मतलब कि इकट्ठा करवाओ. बट पहले टुकड़ों में बांटना चाहिए उस चीज़ को. असाइनमेंट्स उनको चाहे दे रहे हो चाहे कोई भी काम दे रहे हो, ठीक है. तो उसके बाद ये आ गया हमारे पास, ये हमारा था डाल्टन मेथड. इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये मेथड को लेबोरेटरी मेथड भी बोल सकते हैं. और ये 20th सेंचुरी में मतलब था तो एक दिया गया था ये वाला जो मेथड है मतलब 20th सेंचुरी, तो ये थोड़ा एडवांस्ड सा मेथड था. इसीलिए इसमें बेसिकली हेलन पार्कहर्स्ट ने कहा कि भी इसको जो है कि जो असाइनमेंट दे रहे हो बच्चे को या कोई भी काम दे रहे हो उसको टुकड़ों में देना चाहिए. वो इजीली पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, आगे बढ़ता जाएगा, फिर वो ज़्यादा बेटर सीख पाएगा, ठीक है. तो ये डाल्टन मेथड के बारे में बात की हमने. इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट मेथड है हमारा. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो है हमारा इंडक्टिव मेथड. इसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड की बात करें इट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल. इट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल. बट अगर पूछें कि इसको एडवांस किसने किया या हम कहें कि साइंटिफिक जो इसमें इनोवेशन है वो किसने की थी, तो हमारे पास आ जाता है बेकन, ठीक है. कि हम ये पूछें कि इसमें साइंटिफिक इनोवेशन किसने की थी, तो वो बेकन ने की थी. या अगर वैसे नॉर्मली पूछा जाए कि इट वाज गिवन बाय होम, तो हमारे पास आ जाएगा एरिस्टोटल है, ठीक है. इसमें बेसिक जो बातें की गई हैं वो क्या है कि नोन टू अननोन जाना, कि जो हमें पता है वहाँ से शुरू करके हम एक अननोन मतलब की चीज़ पे जाएं, या हम कहें कि हमने अपना हाइपोथेसिस लगाया, अपनी इमेजिनेशन लगाई और हम रूल तक पहुँचे हैं, ठीक है. या एग्जाम्पल टू रूल कह लें हम, ठीक है. एग्जाम्पल टू रूल की बात कर लूँ या मैं हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू जनरल रूल पे जाएं हम जब, ठीक है. तो ये मेथड जो है वो इंडक्टिव मेथड है, ठीक है. इसी से मिलता जुलता जो अगला मेथड है डिडक्टिव मेथड है, ठीक है. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. इंडक्टिव जो है वो नॉन टू अननोन है, तो जो डिडक्टिव होगा वो इसका उल्टा होगा, वो अननोन टू नॉन होगा. इसमें अब ये है कि बेसिकली टीचर पहले एग्जांपल्स देगा जो हमें जिस बारे में पता है हमने, ठीक है. ये मैथ्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि मैथ्स में मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको कि हाँ भाई ये चीज़ है कि फ्रैक्शन के बारे में बात कर ली मैंने, कि मैंने इसको कोई भी ऐसे एग्जाम्पल दे लिए, ठीक है, कोई भी ऐसे एग्जाम्पल्स दी मैंने आपको, क्योंकि मुझे पता है कि आपको एग्जाम्पल पता है उस बारे में, ठीक है. फिर वो मैं एग्जाम्पल से जाते जाते कि एक जो एग्जाम्पल्स है प्रॉपर पैटर्न फॉलो करेंगी, तो फिर मैं आपको कहूँगा बाद में कि हाँ भी इसका रूल ये है कि ये क्यों चीज़ ऐसी हुई है, तो इसका एक पर्टिकुलर रूल बनाया गया. फिर मैं आपको रूल के बारे में बताऊँगा कि एग्जाम्पल से स्टार्ट करूँगा मैं कुछ स्पेसिफिक जिसके बारे में आपको पता होगा थोड़ा बहुत, फिर मैं एक रूल पे जाऊँगा, तो वो हमारा जो होता है इंडक्टिव मेथड होता है हमारे पास, ठीक है. भाई एक ये बात याद रखना कि नॉन टू अननोन,
ठीक है। या ये बात रखो कि एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं जब हम, तो कौन सा मेथड है, वो इंडक्टिव मेथड है, और वो किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था। यही बात अब 17th जो मेथड है हमारे पास वो आ जाएगा डिडक्टिव मेथड जो हमारा है, ठीक है। डिडक्टिव मेथड इससे उल्टा होता है, वो क्या होता है, अननोन टू नोन जाना, अननोन टू नोन जाना, या हम कहें कि रूल टू एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल, कि हाँ भी सीधा मैंने आपको रूल बता दिया, फिर आपको बाद में मैं एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल कि मैंने आपको कोई सर्कल के बारे में बता दिया कि सर्कल ये चीज़ होता है, इसका डायमीटर है, इसका रेडियस है, या कोई साइंस का है, रूल बता दिया मैंने आपको, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, फिर उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल दी उस बारे में, ठीक है। जब वो मेथड यूज़ किया जाता है तो वो हमारा है डिडक्टिव मेथड। ये भी एरिस्टोटल द्वारा ही दिया गया था, दोनों ही मेथड्स हैं जो वो एरिस्टोटल ने दिए है, बस फ़र्क इतना है कि इंडक्टिव में नोन टू अननोन है, जो डिडक्टिव है वो अननोन टू नोन चलता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये तो वहाँ पे ज़रूर पूछ लिया जाता है कि हाँ भी जो डिडक्टिव मेथड है वो क्या है, वो अननोन टू नोन है, जो दूसरा है वो नोन टू अननोन है, ठीक है, इसके रिलेटेड। और ये किसने दिया है, एरिस्टोटल ने दिया है हमें, ठीक है। तो 17th हो गया, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। एटीनथ और 19th है जो इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि एनालिसिस सिंथेसिस, एनालिसिस और सिंथेसिस की बात की जाए, ये बिल्कुल इंडक्टिव और डिडक्टिव को मिलते जुलते हैं कि हम बात कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, एनालिसिस में डिस्कस कर लेते हैं पहले। एनालिसिस में हमें कंक्लूजन पता है, ठीक है, कि हमें कंक्लूजन पता लग गया। कंक्लूजन मान लो कि मैंने कोई पेपर में ये बात की कि हाँ भाई मैं इस पेपर में फेल हो गया हूँ, सीटेट का, सीटेट कह लो, या कोई भी आपका जो 10th क्लास का एग्ज़ाम है उसमें आप जो है कि भी क्लियर नहीं हुआ हमारा, ठीक है, वो एग्ज़ाम, तो हमारे पास कंक्लूजन है। अब उस कंक्लूजन को हमने ना पार्ट्स में डिवाइड करके देखना है। क्या करना है, पार्ट्स में डिवाइड करना है उस चीज़ को। पार्ट्स में डिवाइड करना है और हमने देखना है कि ये क्यों नहीं हुआ हमारा ये, ठीक है। अगर 10th के एग्जाम में है, कोई मैथ्स का एग्जाम है, आप फेल हो गए हो, तो आपके पास कंक्लूजन तो निकल के आ गया कि आप फेल हो, आपका रिजल्ट आया। अब उस कंक्लूजन को हमने पार्ट्स में डिवाइड करके देखना है कि हाँ भाई क्या रीज़न की वजह से जो मेरा एग्जाम है वो क्लियर नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि पेपर मुश्किल था, या हमारी तैयारी अच्छे से नहीं थी, या कोई भी रीज़न है, वो हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। हम अपना हाइपोथेसिस लगाएंगे कि अपने डिफरेंट व्यूज़ या डिफरेंट आइडियाज़ लगाएंगे। तो जब हम कंक्लूजन से हाइपोथेसिस तक जाते हैं तो वो हमारा आ गया एनालिसिस मेथड। बट जो सिंथेसिस मेथड है वो हमारे पास क्या है कि जब वही पार्ट्स हैं सारे हमारे, जब हम उस पार्ट्स को इकट्ठा करके कंक्लूजन तक जाएं, ठीक है, तो वो हमारे पास आ गया सिंथेसिस मेथड। एनालिसिस क्या हो गया कि जब हमें पता लग गया कि कंक्लूजन है हमारे पास, तो उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके एक हाइपोथेसिस तक जाने की कोशिश करें कि क्या रीज़न है, हम अपनी थिंकिंग लगाएं, अपनी आइडियाज़ लगाएं, अपनी इमेजिनेशन लगाएं। जब हम कंक्लूजन टू हाइपोथेसिस जाएंगे तो वो हमारा एनालिसिस मेथड आ गया। और जब हम अपने जो सारे हाइपोथेसिस है उसको इकट्ठा करके एक कंक्लूजन तक पहुँच जाएँ तो वो हमारे पास आ जाएगा हमारा सिंथेसिस मेथड, ठीक है। ये भी कन्फ्यूजिंग है, तो ये है भी इंडक्टिव और डिडक्टिव की तरह ही, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि एनालिसिस में हम कंक्लूजन टू हाइपोथेसिस जाते हैं, तो जो उसमें है सिंथेसिस मेथड है हमारा, वो हमारा जो है रहेगा कि हम अपने जो हाइपोथेसिस है उसको जोड़ के अपने जो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ चीज़ों उसको इकट्ठा करके जब हम कंक्लूजन के तक पहुँचे तो वो हमारा है सिंथेसिस मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, ये बहुत सिंपल सा मेथड है, नाम से क्लियर हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अभी इसमें सिंपल सा है कि हाँ भाई हमें कोई प्रॉब्लम दे देगी और हमें इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। चाहे हम कोई भी मतलब कि वो चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी बस प्रॉब्लम सॉल्विंग में मेन फोकस किया जाता है इस मेथड में कि कोई प्रॉब्लम रख दी गई है सामने और हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कि कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, हमें हमारे सामने रख दी गई है, हमें उसे सॉल्व करना है, हमें उसका सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। अपनी थिंकिंग लगाओ, अपने आइडियाज़, अपनी इमेजिनेशन की जो भी हम उसके हाइपोथेसिस लगा सकते हैं उस पर कि मेन जो एम है इस मेथड को क्यों अपनाया जाता है
वो जो है इसमें यही है कि मेन कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमें प्रॉब्लम दे दी गई है, हमें उसका सोल्यूशन निकालना है, विच इज़ द मेन थिंग ऑफ दिस मेथड। ठीक है, इसमें इतना ही है, ये भी कोई पर्टिकुलरली किसी द्वारा दी नहीं गई है, इसीलिए एक जर्नल सा मेथड है, इसीलिए इसका कोई नाम नहीं है। जो हमारा लास्ट मेथड है 20th मेथड बनता है, वो है हमारा 20th तो क्यों 21 या 22 बन गई, क्योंकि बीच में दो दो मेथड्स हमने इकट्ठे कर लिए थे। अब ड्रिल मेथड क्या चीज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ड्रिल मेथड अब ये है सिस्टम कि हाँ भी जब भी हम कोई मान लो किसी इंस्टीट्यूट में हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं हमने जॉब ही करनी है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें कुछ ड्रिल का मतलब है कि मॉक करके दिखाया जाता है कि हाँ भाई कोई अब यही है कि जैसे अब फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह लगे होते हैं जो ऑफिस में, ठीक है, हमें वो होटल्स में काम कर रहा है कोई, ठीक है, तो वहाँ पे सिखाया जाता है कि अगर आग लग जाए तो उसको कैसे बुझाना है, वो मतलब कि जो एक बुलाया जाता है एक्सपर्ट को और वो हमें करके दिखाते हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है कि ड्रिल, कि वो ड्रिल करके दिखा रहे हैं हमें भी वो चीज़ें, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करना है, बाय एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं कि ड्रिल करके दिखाया जाता है हमें, मतलब कि वो चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है हमें, ठीक है, कि वो ड्रिल करके हमें बता दिया गया कि अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है तो ऐसे उसको सोल्यूशन जो अपनी आपकी जो सिचुएशन है उसको आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब ये मेथड क्यों यूज़ किया जाता है, ये मेथड इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि अब ये नहीं है कि हम सिर्फ नॉर्मली बता दें तो अब जाके सिचुएशन आए तो उससे होना, तो हमने ये क्या किया, हमने उसको दिखाया है और हमने उसको पूरी सिचुएशन समझाई है कि अगर ऐसा हो तो क्या करना है, उसको पूरा एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया, आप मतलब कि उसकी आंखों के सामने वो चीज़ करके दिखा दी हमने, अब उसको ज़्यादा क्लियर होगा वो चीज़, ठीक है। हम बेसिकली इसमें ये है कि दिमाग में बिठानी है वो चीज़, हमने उसके दिमाग में बिठानी है हमने उसको वो चीज़ कि हाँ भाई वो स्टूडेंट है जो कि उसको अच्छे से समझ आ जाए कि हाँ भाई उसको एक सामने करके दिखा दिया वो चीज़ हमने, और उसको अच्छे से समझ आ जाए ना कि वो चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाए अच्छे से कि हाँ भाई अगर ऐसी सिचुएशन आएगी या कोई भी ऐसा कंसेप्ट आ गया कि मान लो कोई मैंने उसको फॉर्मूला बताया, उसको ऐसे हिसाब से बताओ कि उसके जो दिमाग में अगर प्रॉपर, ये कह सकते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाना, एक्सपेरिमेंट मेथड जो हम कह सकते हैं कि हम उसके सामने कोई प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं वो चीज़ का कि हाँ भाई अगर ऐसा हो, ऐसी सिचुएशन हो तो ये चीज़ होगी, उसको दिमाग में बिठा देना उसकी वो पूरी चीज़ को, तो वो जो बेसिकली है वो ड्रिल मेथड है हमारे पास। ये कुछ मेथड्स है जो टीचिंग मेथड्स करने हमें थोड़े ज़रूरी थे कि हाँ भाई इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये नाम वगैरह जो है ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी जो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है, खास करके वो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड हो गया हमारे पास। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था मैथ्स पेडागोजी में आया था कि जो वो कौन सा मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड था, वो किसने दिया था, वो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो ये कुछ मेथड्स थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसको लाइक कर दें, और जो हमारा चैनल है जस्ट लर्न के नाम से है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं। और वीडियोस पसंद आ रही हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करके, और कोई भी अगर लग रहा हो कि हाँ भी कुछ वीडियोस में गलत लग रहा है, गलती है कोई, या तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ भी इसमें ये कैसा हुआ है, कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही था। बाकी हम कल कुछ इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अब जो टीचिंग मेथड रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।